Radio 2000 98.5 FM Community Program. सामाजिक हिंदी कार्यक्रम दर्पण आकाशवाणी 2098.5 FM। Welcome to the Hindi Show, featuring news, interviews, music and community announcements. स्वागत है दर्पण हिंदी कार्यक्रम में। आप सुनेंगे समाचार, विचार, संगीत और सामाजिक सूचनाएं। Radio 2000 98.5 FM Multicultural Radio.
लाए हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती पराक्रम दिवस पर हम उनको भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। फिर हिंदी फिल्म के मशहूर संगीतकार ओम प्रकाश ओपी नैयर की जयंती व पुण्यतिथि पर उनके संगीत बद्ध किए एक से एक बढ़कर गाने राजेश जी अपनी पसंद के लाए हैं, वो आपको सुनाएंगे। और आज हमारी जो मुख्य अतिथि हैं श्रीमती उषा राजेश सक्सेना, उनसे हम वार्ता करेंगे कि विश्व पटल पर हिंदी का भविष्य क्या है और ऑस्ट्रेलिया में हम आप किस तरह से इसको आगे बढ़ा सकते हैं। श्रोताओं, हमारे साथ उषा राजेश सक्सेना जी हैं जो कि हिंदी भाषा की प्रतिष्ठित लेखिका कवित्री हैं और लंदन से पधारी हुई हैं। हमारा सौभाग्य है कि आज वो हमारे साथ हमारे स्टूडियो में हैं। शर्मिला जी ब्रोकन हिल से फ़ोन पे आ रही हैं और राजेश जी का पूरा नियंत्रण है यहाँ के सारे टेक्निकल डिपार्टमेंट का, और मैं आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। तो राजेश जी, अब आप विज्ञापन। एक विज्ञापन। In Australia, if you're looking for a trusted banking partner who can connect you with your dear ones in India, then reach out to State Bank of India in Australia. Visit our website www.sbisyd.com.au for more details on products and services. State Bank of India Sydney is a proud sponsor of Durban Radio. तो जी हाँ दोस्तों, अब प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं, लेकिन एक ओपी नैयर का बढ़िया से एक गाना लगा देते हैं। चलिए देखते हैं कि आपकी पसंद क्या है आज। ठीक है। इशारों इशारों में दिल लेने वाले, बताए हुनर तूने सीखा कहाँ से। निगाहों निगाहों में जादू चलाना मेरी जान सीखा है तुमने जहाँ से। तुम भाग गए, मेरी क्या थी इसमें खता। मुझे जिसने तड़पा दिया, यही थी वो जालिम अदा, यही थी वो जालिम अदा। ये रांझा की बातें, ये मजनू के किस्से अलग तो नहीं है मेरी दास्तां से। इशारों इशारों में दिल लेने वाले, बताए हुनर तूने सीखा कहाँ से। था कश्मीर की कली का, जी हाँ, मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले का। चलिए श्रोताओं, आज मैं आपको ओपी नैयर के बारे में तो बाद में बताऊंगी। सबसे पहले हम सुभाष चंद्र बोस जी को भावभीनी श्रद्धांजलि देंगे। कल यानी कि 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती है और ये भारत के महान स्वतंत्रता सेना संग्रामी थे। कल के ही दिन भारत सरकार ने निश्चय किया है कि इस दिन को यानी उनके जन्मदिन को पराक्रम दिवस का नाम दिया जाए। तो कल पराक्रम दिवस है।
और नेताजी की जन्मतिथि है, तो उनको श्रद्धांजलि अर्पित करना मुझे लगता है कि हर भारतीय के लिए ऋण मुक्ति के समान है। जी हाँ। देश की स्वतंत्रता में नेताजी ने मुख्य भूमिका निभाई थी। आपका जन्म उड़ीसा के एक संपन्न बंगाली परिवार में 1897 में हुआ था। अंग्रेज़ों के विरुद्ध उनके हृदय में तब चेतना उठी जो जातिवाद का मुद्दा व एक प्रोफेसर द्वारा भारतीय विद्यार्थियों को सताने का विरोध हुआ था। नेताजी पहले आईसीएस ऑफिसर थे जो भारतीय मूल के थे। आईसीएस जैसे उच्च कोटि के पद को त्याग कर उन्होंने 1921 में भारत लौटकर भारतीय कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ली थी। कलकत्ता के नौजवान छात्रा व मजदूरों के बीच आपकी ख्याति एक नौजवान नेता के रूप में उभरने लगी थी। गांधी जी की अहिंसावादी विचारधारा से वो सहमत नहीं थे, भले ही दोनों का लक्ष्य भारत की स्वतंत्रता था। राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में 1939 में चुनाव जीतने पर भी नेताजी ने गांधी जी से विचारों की भिन्नता के कारण पद त्याग दिया। 1939 में विश्व युद्ध के चलते उन्होंने सोचा कि भारत की स्वतंत्रता की समस्या विश्व पटल पर रखी जाए। इसी सिलसिले में वो 1942 में अडोल्फ हिटलर से जाकर मिले, जो अंग्रेज़ों के विरुद्ध युद्ध कर रहा था। किंतु हिटलर ने भारत की स्वतंत्रता में कोई विशेष रुचि नहीं दिखाई नेताजी को। नेताजी 1921 और 1941 यानी 20 वर्ष की अवधि में 11 बार कारावास गए। 1941 में अपने भतीजे की सहायता से वो जेल से भागकर बिहार, पेशावर, सोवियत संघ होते हुए जर्मनी पहुंच गए। नेताजी ने स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह को फांसी से बचाने के लिए गांधी जी से असफल निवेदन भी किया था। नेताजी को सबसे अधिक विचलित किया था जलियांवाले बाग के दिल दहलाने वाले दृश्यों ने, जब वह स्वयं को स्वतंत्रता संग्राम में कूदने से न रोक सके। 1943 में नेताजी जापान पहुंचे, जहां उन्होंने नेताजी मोहन सिंह और रास बिहारी बोस के साथ मिलकर आज़ाद हिंद फौज का पुनर्गठन किया। 1944 में उन्होंने आज़ाद हिंद फौज को तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा दिया, जो देश भर में क्रांति ले आया। 1943 ही में जर्मनी में आज़ाद हिंद रेडियो व फ्री इंडिया सेंट्रल की स्थापना हुई। 1943 में आज़ाद हिंद बैंक ने 10 रुपए के सिक्के से लेकर 1 लाख रुपए के नोट जारी किए। 1 लाख के नोट पर नेताजी का चित्र था। तो एक तरह से हमारी स्वतंत्रता, हमारी आज़ादी 1943 में ही शुरू हो गई थी। विचारों की विषमता रहते हुए भी नेताजी ने गांधी जी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता के लिए उनका 2 बार चयन हुआ, किंतु वह अपने ही ढंग से स्वतंत्रता चाहते थे। 1941 में उनका विवाह ऑस्ट्रियन एमिली शेंकी से बर्लिन में हुआ था। उनकी बेटी अनिता बोस फाफ का जन्म 1942 में वियना में हुआ था। इनकी बेटी अनिता एक जर्मन इकोनॉमिस्ट हैं एंड प्रोफेसर हैं वो यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सबर्ग में। वो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ जर्मनी की सदस्य भी हैं। आपको ये जान के अच्छा लगेगा कि अनिता जी के 3 बच्चे हैं और उनका नाम है अरुण, माया और कृष्ण। पिछले वर्ष नेताजी की 125वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में भारत सरकार ने जर्मनी में अनिता जी के सम्मान में भव्य भोज का आयोजन किया था। इस वर्ष गणतंत्र दिवस का आरंभ 24 जनवरी के स्थान पर 23 जनवरी का होगा, यानी कि हर साल 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की जो तैयारियां होती हैं वो 24 को शुरू होती हैं, लेकिन इस वर्ष कल से शुरू होंगी, जिससे कि उनकी जयंती मनाई जा सके। अनिता जी ने कहा कि उनके पिता के अवशेष भारत में ही रहने चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि इट्स ग्रेटिफाइंग टू सी माय फादर बीइंग ऑनर्ड इन इंडिया। 18 अगस्त 1945 को नेताजी की वायु दुर्घटना में मारे जाने की सूचना ताइवान के तोईकाल में हुई।
एक बड़े रहस्य की बात है, मेरे पास नेताजी का एक चित्र है जिसमें 18 अप्रैल इन्हीं 4 माह पहले उनकी एक्चुअल जो डेथ रिपोर्टेड डेथ थी उससे 4 महीने पहले वो बैठे हुए हैं और एक वो अंग्रेज़ी का अखबार पढ़ रहे हैं जिसकी फ्रंट न्यूज़ हेडलाइन है कि उनकी मृत्यु एक प्लेन क्रैश में हो गई है। तो मैं सोचती हूँ क्या कोइंसिडेंस था कि उन्होंने 4 महीने पहले अपने मौत की खबर अखबार में पढ़ी और 4 महीने बाद उनकी प्लेन क्रैश में ही रिपोर्टेड डेथ हुई। लेकिन श्रोताओं, उनकी मृत्यु का रहस्य आज भी प्रश्न चित्र बना हुआ है। कई लोगों का मानना है कि नेताजी गुमनामी बाबा के नाम से अयोध्या के आसपास 1985 तक रहे। अब पता नहीं राजेश जी आपने सुना कि नहीं, लेकिन मैं तो सुनती थी जब भी लखनऊ जाती थी कि गुमनामी बाबा फैज़ाबाद के आसपास कहीं घूम रहे हैं और लोग ये भी कहते थे कि यही हैं सुभाष चंद्र बोस। तो अनुज धर एक लेखक हैं, उन्होंने किताब लिखी थी नेताजी के जीवन पर, कॉन्ड्रम सुभाष बोस लाइफ आफ्टर डेथ। उनको पूर्ण विश्वास था कि गुमनामी बाबा सुभाष चंद्र बोस थे। 1985 तक वो रहे और 1985 में उनकी मृत्यु हुई थी। उनके मृत्यु में केवल 13 लोग उपस्थित थे। मेरा बहुत ही दूर का जो पहचान थी बोस जी से वो थे कि कानपुर में डॉक्टर लक्ष्मी सहगल जनरल प्रैक्टिस करती थी बहुत सालों पहले, 50s की बात है। और डॉक्टर लक्ष्मी सहगल हिंद फौज सुभाष चंद्र बोस के साथ थी, हिंद फौज में थी और उनका नाम भी एक बार प्रेसिडेंट के लिए नॉमिनेट हुआ था, लेकिन वो प्रेसिडेंट नहीं हुई थी। तो श्रोताओं, हमारे इतने बड़े नेता, हमारे इतने देशभक्त की कल जयंती है। हम सब उनको भावभीनी श्रद्धांजलि देते हैं सुभाष चंद्र बोस जी को। तो राजेश जी अब एक और ओपी नैयर का गाना आपको सुनवाएंगे। बस ठीक है, एक और उसके बाद एक अपना स्पॉन्सर्ड के संदेश। Work, home, kids. Oh, life is so busy. Where is the time to cook? With Curry Master's complete curry mix, it's ready to cook with 3 simple steps and the curry is ready. It's so easy. They have huge variety to choose from. Their vegan butter chicken and Thai tofu curry is a big hit. Available at all Indian grocery stores. Thank God it's available at all Indian grocery stores. ये था हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर का संदेश। और जी दोस्तों, अब एक और आपको अच्छा सा गाना लगा देते हैं पुराना। रेशमी सलवार कुर्ता जाली का, रूप कहा नहीं जाए नखरे वाले का। होए रेशमी सलवार कुर्ता जाली का, रूप कहा नहीं जाए नखरे वाले का। होए जार पीछा छोड़ मुझ मतवाली का, काहे ढूंढे रास्ता कुतवाली का। जार पीछा छोड़ मुझ मतवाली का, काहे ढूंढे रास्ता कुतवाली का। जब जब तुझको देखूं मेरे दिल में छुटे फुलझड़ियां, करूंगा तेरा पीछा चाहे लग जाए हथकड़ियां। अरे करूंगा तेरा पीछा चाहे लग जाए हथकड़ियां। क्या है कुतवाली का, रूप कहा नहीं जाए नखरे वाली का। होए जार पीछा छोड़ मुझ मतवाली का, काहे ढूंढे रास्ता कुतवाली का।
क्लासिकल फिल्म थी राजेश जी, नया दौर। इसमें तो हर चीज़ बेस्ट थी क्योंकि दिलीप कुमार, वैजंती माला का इतना बढ़िया रोल और साहिर लुधियानवी के गीत थे इसमें। ये शमशाद बेगम और आशा भोसले गाए हुआ बड़ा ही खूबसूरत गीत है और ओपे नैयर ने तो खैर इसमें 4 चांद लगा ही दिए थे। अब आप बताइए कि विज्ञापन देंगे कि मैं ओपी नैयर जी के बारे में बताऊं आपको? एक विज्ञापन और हो जाए। Are you looking for personal or business tax or self-managed super fund account and audit? Formation of association, company or trust? Cloud accounting with payroll solution with fixed prices. Mention Darpan Radio and get your first visit without any charge. Please contact Forbes Accounting on 8095-9405. That's 8095-9405. Or visit our website www.fabc.com.au. Our address is Suite 1, 168 Burwood Road, Burwood. Forbes Accounting and Business Consultants are proud sponsors of Darpan Radio. तो जी हाँ शैला जी, क्या आप कहना चाहेंगी? मैं ये कहना चाहूँगी कि आज ओपी नैयर जी के विषय में हम कुछ चर्चा करेंगे। श्रोताओं, आप में से बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो ओपी नैयर के गीतों पर न थिरके हों। अगर आप आज के हैं नौजवान तो खैर मैं ऐसा नहीं कहूँगी, लेकिन उषा जी, मैं और राजेश जी तो हम लोगों ने तो खूब सुने हैं इनके गाने। और अब ये जो नया दौर के गाने थे, उषा जी शायद आपको याद होगा कि हमारे हाई स्कूल के ज़माने गाने थे जब हम लोगों को फिल्में देखने से थोड़ा मना किया जाता था। बिल्कुल बिल्कुल। तो श्रोताओं, आज हम ओपी नैयर जी के विषय में बात करेंगे। उनका जन्म लाहौर में 16 जनवरी 1926 को हुआ था और उनका स्वर्गवास 28 जनवरी 2007 बम्बई में हुआ था। तो मैंने सोचा कि उनको श्रद्धांजलि इसी माह में उपयुक्त होगी। ओंकार प्रसाद नैयर को बतौर फिल्म म्यूज़िक कंपोज़र, गीतकार, गायक व म्यूज़िक प्रोड्यूसर माना जाता है। उन्हें सीआईडी, नया दौर व फागुन के लिए पुरस्कृत किया गया था। 8 वर्ष की आयु में ओपी नैयर जी ने रेडियो में गाना आरंभ कर दिया था, रेडियो लाहौर में। और 10 वर्ष की आयु में गीत ही नहीं बल्कि दुल्ला भट्टी में उन्होंने अभिनय भी किया था। आपने कनीज़ फिल्म से 1949 में फिल्म सफ़र आरंभ किया था। 1954 की आर पार उनकी पहली हिट फिल्म थी और आप में से बहुतों को याद होंगे आर पार के बहुत सारे गाने। नया दौर, सीआईडी व मिस्टर एंड मिसेस 55 उनकी बेहद सफल फिल्में थीं। गीता दत्त, आशा भोसले व मोहम्मद रफ़ी को चोटी पर पहुंचाने में ओपी नैयर का बहुत बड़ा हाथ था। आपको जान के शायद आश्चर्य हो कि 1950 में एक फिल्म के 1 लाख रुपए लेने वाले वो पहले संगीत निर्देशक थे। 50 के दशक में ऑल इंडिया रेडियो ने इनके गीतों को आधुनिक कहकर प्रतिबंधित कर दिया था। ऑल इंडिया रेडियो कहना था कि यह युवा पीढ़ी को पथ भ्रमित कर रहे हैं क्योंकि इनके सारे गाने रोमांटिक थे और फास्ट गाने थे। लेकिन रेडियो सिलोन, यानी बिनाका गीत माला, रेडियो सिलोन, अमीन सयानी, इन सब ने इनकी लोकप्रियता को 7वें आसमान पर चढ़ा दिया। तो ओपी नैयर को कोई परवाह नहीं थी कि ऑल इंडिया रेडियो ने के गाने बंद कर दिए हैं। कहा जाता है कि आशा भोसले उन्हीं की खोज थी। 30 वर्ष की आयु में ओपी नैयर को रिदम किंग की उपाधि मिली थी। लता मंगेशकर के प्रशंसक वो अवश्य थे, किंतु उनके मस्ती भरे गीतों में लता की आवाज़ मेल नहीं खा पाई। वो बॉलीवुड के एक ही ऐसे संगीतकार थे जिनका एक भी गीत लता मंगेशकर ने कभी नहीं गाया। उनकी संगीत की ये महिमा थी कि फिल्म को लोकप्रिय बनाने में उनका नाम अभिनेताओं से भी पहले आता था और फिल्म की शुरुआत में ही सबसे पहले उन्हीं की बुकिंग होती थी एज ए म्यूज़िक डायरेक्टर। आशा भोसले की आवाज़ को उन्होंने 70 फिल्मों में संगीत दिया। कहा जाता है कि मधुबाला को उनका संगीत इतना पसंद था कि जिस फिल्म में ओपी नैयर संगीत निर्देशक होते थे उसके निर्माताओं से मधुबाला पारिश्रमिक में कटौती कर देती थी। इन सबसे परे उनकी छवि एक अक्खड़, मुंहफट, जिद्दी व एरोगेंट व्यक्ति की थी जो गाली गलौज भी कभी कभी कर लिया करते थे और इन्हीं विषमताओं का मूल्य उन्हें चुकाना पड़ा।
मोहम्मद रफ़ी व आशा भोसले से संबंध बिगाड़कर। कहा जाता है कि एक बार उन्होंने गुरुदत्त से कहा कि वहीदा रहमान गोवा की आया लगती हैं। ये बात वहीदा रहमान तक पहुंच गई। वहीदा रहमान ने कभी उनसे बात नहीं की। श्रोताओं, आप में से न जाने कितनों ने C.H. आत्मा का कि बहुत ही खूबसूरत गीत सुना होगा, प्रीतम आन मिलो। आपने सुना होगा उषा जी, बहुत ही सुंदर गाना है। राजेश जी, आपने सुना है? प्रीतम आन मिलो। 17 वर्ष की आयु में O.P. नैयर ने इसका संगीत रचा था। O.P. नैयर की अधिकतर गीतों को आवाज़ दी थी शमशाद बेगम व गीता दत्त ने, लगभग 50वें दशक के अंत तक, करीब 1957 तक। और आपने एक गाना सुना ही था कि रेशमी सलवार, जिसमें शमशाद बेगम और आशा भोसले थी। 1957 में नया दौर के गीतों ने जो धूम मचाई वो आज तक बरकरार हैं, उन्हें आज तक लोग सुनते हैं। आपको याद होगा एंड राजेश जी जल्दी ही बजाएंगे उड़े जब जब जुल्फ़ें तेरी। आशा व नैयर की जोड़ी न केवल स्क्रीन पर किंतु उनके व्यक्तिगत जीवन में भी उभरने लगी थी। पंजाबी फोक म्यूज़िक व वेस्टर्न ऑर्केस्ट्रा का जादू हर युवा वर्ग पर छा गया था। ये कहानी है 50s की और 60s की। फिर आया एल्विस प्रेस्ले स्टाइल शम्मी कपूर, जिन पर O.P. नैयर का संगीत जमकर फिट हुआ। सर पर टोपी लाल, हाथ में रेशम का रुमाल, हो तेरा क्या कहना। तो बिल्कुल सही था कि O.P. नैयर के लिए भी हो तेरा क्या कहना। 1960 के दशक में नैयर की धूम मच गई थी और ये था इनका चढ़ाव। लेकिन भाग्य को कुछ और मंजूर था। 1972 में नैयर के जीवन का उतार आरंभ हुआ। गीता दत्त की मृत्यु हुई 1973 में। वो आशा भोसले से उनके 15 वर्ष के संबंध बिगड़ने लगे। गीता दत्त के वो आजीवन आभारी थे, क्योंकि गीता दत्त ने ही उनका परिचय कराया था अपने पति गुरुदत्त से, और गुरुदत्त की आर पार से ही नैयर जी फिल्म इंडस्ट्री में आ गए थे। 1973 में प्राण जाए पर वचन न जाए फिल्म में आखिरी बार आशा भोसले ने O.P. नैयर के निर्देशन में गाना गाया था, और वही बड़ा ही सटीक गाना था, चैन से कभी आपने हमको जीने न दिया। इस गीत को फिल्माया तो नहीं गया था फिल्म प्राण जाए पर वचन न जाए में, लेकिन 1973 में 1973 में आशा जी को बेस्ट फीमेल सिंगर का फिल्म फेयर अवार्ड इसी गाने के लिए मिला था। लेकिन भाग्य की विडंबना देखिए, आशा जी ने अवार्ड सेरेमनी में जाने से मना कर दिया और O.P. नैयर ने उनके स्थान पर बिना उनकी अनुमति के पुरस्कार स्वीकार कर लिया। फिर देखिए क्या राहें बदलती हैं। कहते हैं कि घर लौटते समय O.P. नैयर ने ये अवार्ड गाड़ी से बाहर फेंक दिया और एक शक्तिशाली व बॉलीवुड की महान संगीत संगत का अंत हो गया। इसके बाद लगभग उन्होंने 150 गीत और रिकॉर्ड किए, किंतु आशा नैयर का जादू समाप्त हो चुका था और इसका अमिट प्रभाव उनकी पत्नी व 4 बच्चों पर कम न हो सका, और इन्होंने, इनके परिवार ने कभी उनको माफ़ नहीं किया। पारिवारिक संबंध टूट चुके थे और एक समय का राजसी ठाट पाट वाला O.P. नैयर, अद्वितीय कलाकार, सड़कों पर आ चुका था। करोड़ों की संपत्ति पत्नी व परिवार के नाम कर O.P. नैयर एक अजनबी परिवार में पेइंग गेस्ट बनकर रहने लगे, किंतु आशा भोसले की आशिकी जीवन भर कचोटती रही, जो उनके अनुसार उनके जीवन की सबसे सुंदर उपलब्धि थी। हालांकि उनके अनुसार आशा जी की आवाज़ गीता दत्त की ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच पाई थी। 12 वर्ष पेइंग गेस्ट रहने के बाद नाखवा परिवार से आपके मधुर व निकट संबंध बन गए, जहां वो ऐसे पेइंग गेस्ट रहे थे, जो उनके जीवन का एक नया व संतुष्ट पहलू था। 81 वर्ष की आयु में इस नए परिवार के बीच आपने अंतिम सांस ली। दुख ये सबको हुआ कि उनकी मृत्यु की सूचना आपके अतीत के परिवार, आपके बच्चे, आपके पत्नी व आपके प्रियजनों को केवल समाचार पत्रों के द्वारा मिली। तो श्रोताओं, ये थी एक महान कलाकार के जीवन के उतार व चढ़ाव की कहानी।
तो राजेश जी एक जी हाँ और दोस्तों, खूबसूरत सुनाएंगे। एक प्रोग्राम हो रहा है जिसका प्रोग्राम का नाम है परिचितम प्रोग्राम है 11 फरवरी 2023 और ये प्रोग्राम हो रहा है बैंक्सटाउन आर्ट सेंटर में। इसके 2 शो हैं, एक 3:30 बजे है 3:30 PM और एक 6 बजे 6 PM और 2 शो हैं। और जी हाँ दोस्तों, हम इसके आज आपको 2 टिकट फ्री दे रहे हैं। जी हाँ, 2 टिकट बिल्कुल फ्री। आपको सिर्फ क्या करना है, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे अगर आप मेंबर हैं वहाँ जा करके इस गाना जो मैं बजा रहा हूँ, इस गाने की फिल्म का नाम डाल दीजिए क्या है, तो आपको 2 टिकट, तो आपको 2 टिकट मिलेंगे। 2 टिकट फ्री मिलेंगे। हाँ। और अगर आप ग्रुप में नहीं हैं तो आप इस नंबर पर नोट कर लें 0422 326 473 पर, तो इस पे भी आप डाल सकते हैं और आपको 2 टिकट बिल्कुल फ्री दे रहे हैं। तो राजेश जी, इसमें मेरा उषा जी को तो नाम नहीं होगा टिकट जीतने में। गाना बजा रहा हूँ और ये सिर्फ आप बताएं ये कौन सी पिक्चर का गाना है। हाँ। कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। जब तक रात देता है हर कोई साथ, तुम मगर अंधेरों में ना छोड़ना मेरा हाथ। हो चांदनी जब तक रात देता है हर कोई साथ, तुम मगर अंधेरों में ना छोड़ना मेरा हाथ। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा।
कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा, वो हम। और जी हाँ दोस्तों, आशा करते हैं आपको गाना ही अच्छा लगा होगा, तो जरूर उठाइए अपना फ़ोन, और फ़ोन पे अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे हैं तो डाल दीजिए कौन सी पिक्चर का है, नहीं तो आप हमारे यहाँ दूसरा नंबर भी, इस पे आप डाल सकते हैं मैसेज। नंबर है 0422326473। और जी हाँ, ये जो कार्यक्रम हो रहा है यहाँ पर बैंक्सटाउन में, परिजहम कार्यक्रम जो हो रहा है ये कैनबरा संध्यालय स्कूल ऑफ आर्ट्स ये प्रेजेंट कर रहे हैं, और ये 11 फरवरी 2023 को है बैंक्सटाउन आर्ट सेंटर में। प्रोग्राम दो हैं, एक 3:30 बजे और 6 बजे। तो जी हम आपको इसके 2 टिकट बिल्कुल मुफ्त दे रहे हैं, और आपको हम करीब 11:15 बजे 10:45 इसका ड्रॉ निकाल के बताएंगे। अब सुनते हैं हमारे एक और स्पॉन्सर के संदेश। NEMBC मीडिया द्वारा निर्मित नवीन समाचारों में आपका स्वागत है। मैं राजेश पांडे हूं। यूक्रेन को प्रशिक्षित करने के लिए ऑस्ट्रेलियाई सैनिक रास्ते में हैं। लगभग 70 ऑस्ट्रेलियाई सैनिक यूक्रेन सैनिकों को प्रशिक्षित करने के लिए एक साझेदारी में शामिल होने के लिए ब्रिटेन की यात्रा करेंगे, क्योंकि रूस के साथ युद्ध जारी है। ब्रिटेन नेतृत्व वाले कार्यक्रम का लक्ष्य इस साल 20,000 यूक्रेनी सैनिक को प्रशिक्षित करना है। रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्सन ने कहा कि ऑस्ट्रेलियाई सैनिक यूक्रेन के सैन्य कौशल को बढ़ाना और उन्हें युद्ध के लिए बेहतर ढंग से तैयार करने में मदद करेगा। ऑस्ट्रेलिया ने अब तक यूक्रेन के समर्थक में $655 मिलियन से अधिक की राशि प्रदान की है, जिसमें $475 मिलियन से अधिक की सैन्य सहायता भी शामिल है। सरकार का कहना है कि बिल में राहत आ रही है। संघीय सरकार का कहना है कि थोक गैस और कोयले पर इसकी मूल्य सीमा ऊर्जा बिलों को कम करेगी, जिससे घरों पर दबाव कम होगा। सरकार ने पिछले साल के अंत में 12 महीने की कीमत सीमा लागू की थी, लेकिन इसे अभी तक उपभोक्ताओं पर लागू नहीं किया गया है। ऊर्जा मंत्री क्रिस बोर्न ने कहा कि कीमतों में गिरावट पहले से ही बाजारों में दिखाई दे रही है। मूल्य सीमा लागू होने के बाद से गैस कंपनियां उत्पादकों के साथ नए अनुबंध करने के लिए संघर्ष कर रही हैं। ऑस्ट्रेलियाई प्रतिस्पर्धा और उपभोक्ता आयोग ने गैस कंपनियों को उनके नए दायित्वों को स्पष्ट समझने में मदद करने के लिए दिशा निर्देश प्रदान किए हैं। राज्य और क्षेत्रीय समाचार। अच्छे रिकॉर्ड वाले NSW ड्राइवर जुर्माना छोड़ने के लिए 3 साल के स्वच्छ ड्राइविंग रिकॉर्ड वाले NSW में ड्राइवरों को मामूली अपराध के लिए जुर्माना भरने से बचने का एक बार मौका दिया जाएगा। प्रोत्साहन NSW सरकार की एक नई घोषित चुनाव नीति में आया है। ड्राइवरों को अभी भी एक डीमेरिट पॉइंट मिलेगा और प्रोत्साहन हर 3 साल में केवल एक बार लागू किया जाएगा। सरकार की घोषणा NSW न्यू साउथ वेल्स लेबर द्वारा 12 महीने की अच्छी ड्राइविंग के बाद मोटर चालकों के लिए एक अवगुण बिंदु को हटाना के अपने स्वयं के चुनावी वादे के प्रकट होने के बाद एक दिन बाद आई है। सरफेस स्प्रे कोविड-19 वायरस को मार सकता है। शोधकर्ताओं ने पता लगाया है कि तिलचट्टे, मक्खियां और मच्छरों को लक्षित करने के लिए सतह स्प्रे भी वायरस और बैक्टीरिया को मार सकता है। क्वींसलैंड विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने एक ऐसा स्प्रे विकसित किया है जो सतह पर चिपक सकता है और कोविड-19 को मार सकता है। विशेषज्ञों ने परीक्षण में कोविड-19 वायरस पर स्प्रे का उपयोग करने में सफलता की पुष्टि की है। स्प्रे का उपयोग सार्वजनिक वाहन, रसोई, होटल, खुदरा दुकानों, अस्पतालों और सार्वजनिक क्षेत्रों के आसपास संभावित रूप से किया जा सकता है। क्वींसलैंड विश्वविद्यालय ने स्प्रे बनाने के लिए सफाई उत्पादन कंपनी ओज क्लीन के साथ भागीदारी की। थेराप्यूटिक्स गुड्स एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा अनुमोदित होने के बाद इसे गोल्ड कोस्ट में निर्मित किया जाएगा। मैं राजेश पांडे हूं। कृपया अगली बार अधिक समाचार के लिए हमसे जुड़ें, सुरक्षित रहें। यह खबर आपके लिए नेशनल एथिक एंड मल्टीकल्चरल ब्रॉडकास्टिंग काउंसिल द्वारा लाई गई है। तो जी तो
तो जी हाँ दोस्तों, अब एक और अच्छा सा गाना, बहुत शुक्रिया ओपी नैयर का ये है। वाह वाह, बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, मेरी जिंदगी में हुजूर आप आए। कदम चूम लूं या के आंखें बिछा दूं, करूं क्या ये मेरी समझ में ना आए। बहुत शुक्रिया। करूं पेश तुमको नजराना दिल का, नजराना दिल का। करूं पेश तुमको नजराना दिल का, नजराना दिल का। के बन जाए को तो चलो दोस्तों, आशा है कि आपको ये गाना बहुत पसंद आया होगा। तो अब थोड़ा सा कुछ हंसी मजाक भी हो जाए। अब आप अपना जोक सुनाइए। चुटकुला जी हाँ। चला, एक बार क्या हुआ कि साहब एक आदमी गया लाला उसके बनिया के पास जी। कहता है कि बनिया जी, बनिया साहब, मुझे अपना घोड़ा बेचना है। हाँ। अच्छा। तो बोला ठीक है, खरीद लेंगे, बताओ कितना चाहिए। हाँ। बोला 2000 रुपए। हाँ। बोला 2000 तो बहुत महंगा है। हाँ। ऐसा करो 1000 रुपए लोगे। हाँ। कहता है नहीं, 1000 रुपए में घोड़ा कहाँ मिलता है, अच्छा घोड़ा है, 2000 तो चाहिए। हाँ। नहीं हुआ, घर आ गया। घर आके देखता क्या घोड़ा मर गया। घोड़ा मरा हुआ था, घोड़ा मर गया। फिर भाग के गया उसी के पास, दुकानदार के पास। बोला मुझे आजकल कान से कुछ सुनाई कम पड़ता है, तुमने कितने पैसे बोले थे। बोला 1000 रुपए बोला था। तब बोला 1000 रुपए लाओ, घोड़ा आके ले जाना, पड़ा हुआ मिलेगा। बोला ठीक है। उसके बाद वो जो है आदमी गाँव छोड़ के भाग गया। गाँव छोड़ के भाग गया। अब 3 महीने बाद लौटा, उसी दुकानदार के पास गया, बनिया के पास। कहता है कि वो कैसे हो, क्या है, बड़ा बढ़िया हालचाल पूछ रहा है। वो घोड़े के बारे में बात ही नहीं कर रहा है दुकानदार। बड़ा परेशान, आखिरी में रो पीट कहता है कि भाई मुझसे गलती हो गई, तुमको मरा हुआ घोड़ा हमने बेच दिया। तो कहता है मरा हुआ, उससे तो मैंने अच्छे खासे पैसे कमा लिए। बोला मरे हुए घोड़े से। बोला हाँ साहब, वो तो कमा लिए। बोला वो कैसे। बोला शाम को तुम्हारे घर गया, देखा वो घोड़ा मरा हुआ था। हमने अगले दिन अखबार में छपवा दिया, 1 रुपए की लॉटरी की टिकट और उसके बाद इनाम में घोड़ा। कहता है फिर क्या पूछा, हमारे 10,000 टिकट बिक गए। बोले फिर क्या हुआ। बोले फिर क्या होना था, आदमी को जिसका ड्रॉ निकाला वो गया। कहता है घोड़ा तो मरा हुआ है, हमने उसको 1 रुपया वापस कर दिया। यही तो है ना बिजनेस स्किल। हाँ, आप लाख MBA कर लीजिए, लेकिन जब आपको बहुत बढ़िया, बहुत खूब। हाँ। तो अभी एक गाने की आप तारीफ कर रही थी, वो गाना जो था जब जब जुल्फें। अरे क्या कहना उस गाने का, सहर लुधियानवी की बहुत बढ़िया ये कृति थी। शैलजा ने बहुत डांस किया इसके ऊपर। मैंने तो नहीं किया, लेकिन आपने बताइए उस जमाने में ये 57 का गाना है, मैं और आप हाई स्कूल में थे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सभी अपने को गीता वाली समझते थे उस समय। बिल्कुल। लेकिन जब जब
जब ऐसे चिकने चेहरे हो, जब ऐसे चिकने चेहरे तो कैसे न नजर फिसले, तो कैसे न नजर फिसले जिंद मेरी ये। पानी लेने के बहाने आजा, ओ पानी लेने के बहाने आजा, के तेरा मेरा एक रास्ता, के तेरा मेरा एक रास्ता जिंद मेरी ये। चांद के बहाने देखूं, ओ तुझे चांद के बहाने देखूं, तुझे चांद के बहाने देखूं, ओ तुझे चांद के बहाने देखूं। तू छत पर आजा गोरिये, तू छत पर आजा गोरिये जिंद मेरी ये। अभी छेड़ेंगे गली के सब लड़के, ओ अभी छेड़ेंगे गली के सब लड़के, के चांद मेरे छिप जाने दे, के चांद मेरे छिप जाने दे जिंद मेरी ये। चाल है नागन जैसी, ओ तेरी चाल है नागन जैसी, ओ तेरी चाल है नागन जैसी, ओ तेरी चाल है नागन जैसी। रिजोगी तुझे ले जाएंगे, रिजोगी तुझे ले जाएंगे जिंद मेरी ये। जाए कहीं भी मगर हम सजना, हो जाए कहीं भी मगर हम सजना, ये दिल तुझे दे जाएंगे, ये दिल तुझे दे जाएंगे जिंद मेरी ये। Work, home, kids. Oh, life is so busy. Where is the time to cook? With Curry Master's complete curry mix, it's ready to cook with 3 simple steps and the curry is ready. It's so easy. They have huge variety to choose from. Their vegan butter chicken and Thai tofu curry is a big hit. Available at all Indian grocery stores. Thank God it's available at all Indian grocery stores. ये था हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर का संदेश। You have been listening to The Hindi Show. Join us next Sunday to contribute and provide feedback on anything you heard today. Contact us on feedback@dapanradio.org.au. आप सुन रहे थे हिंदी कार्यक्रम। हमें हर रविवार सुनिए सुबह 9 बजे से। अपने विचार भेजिए आज के कार्यक्रम के बारे में। ईमेल कीजिए feedback@dapanradio.org.au। और जी हाँ दोस्तों, हमारा क्विज अभी भी जारी है।
तो ये जो प्रोग्राम हो रहा है परिगहम, ये 11 फरवरी 2023 को है बैंक्सटाउन आर्ट सेंटर में। 2 शो है, 3:30 बजे और 6 बजे। और जी हाँ, अगर आपको पता है कि ये कौन से फिल्म का गाना है तो आप ज़रूर हमारे पास उसको, अगर व्हाट्सएप ग्रुप पे हैं तो व्हाट्सएप पे डाल दीजिए, नहीं तो हमारे फ़ोन नंबर पे डाल दीजिए। तो गाना एक बार आपको फिर गाने की एक लाइन सुनवा देते हैं। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको पता है तो आप इसको हमारे पास भेज सकते हैं। तो इस गाने का जो सही प्रश्न का उत्तर दिया है वो दिया है यतीन्द्र जी ने। अब अच्छा, अब आपको ये देखना है कि हमारे जो प्रस्तुतकर्ता हैं उनको ये फ्री टिकट मिले कि न मिले। नहीं, चलिए, नहीं, और लोग भी आ रहे हैं, और लोग भी हैं। श्रोताओं, ये आपने इतना खूबसूरत गाना सुना था, तो छत पे अजय गोरिये। तो इस फिल्म में नया दौर में 15 गाने थे, और 15 गानों में एक भी गाना ऐसा नहीं था जो कि हिट ना हुआ हो। और मिड 50s के आते आते दिलीप कुमार का की इमेज बन गई थी ट्रेजेडी किंग, और उनको कहा जाता है कि डिप्रेशन होने लगा था। तो उनको ये कहा गया था अब आप ये जो ट्रेजेडी फिल्म्स हैं उनमें काम करना बंद कर दीजिए। तो उन्होंने जो थिरकन लगाई है नया दौर में, उसके बाद से उनका एक नया अध्याय शुरू हुआ था। जी हाँ, जी हाँ। तो हम श्रोताओं आपको परिचय देना चाहेंगे आज की अपनी मुख्य अतिथि का। श्रोताओं, आज हम आपका परिचय करा रहे हैं ब्रिटेन में रहने वाली प्रख्यात प्रवासी विशिष्ट सृजनात्मक प्रतिभा संपन्न कवित्री व कथाकार श्रीमती उषा राजे सक्सेना जी से। आपने हिंदी साहित्य में योगदान दिया है, वो अतुलनीय है। आपकी महत्वाकांक्षी कृति ब्रिटेन में हिंदी, आपकी लिखी हुई किताब ब्रिटेन में हिंदी एक ऐतिहासिक महत्व की पुस्तक है, और उसी को आधार मानकर ऑस्ट्रेलिया में हिंदी का विकास कैसे संभव हो सके, इसी आशय से आज रेडियो दर्पण में उषा जी का इस मंच पर स्वागत है। तो उषा जी, आपका इस मंच में, दर्पण के इस मंच में आपका स्वागत है आज। बहुत धन्यवाद शैलजा जी, राजेश जी, नमस्कार। और मित्रों, आप सबको मेरा प्यार भरे नमस्कार। शैलजा जी, आपके प्रश्न का उत्तर देते हुए मैं यही कहूँगी कि इंग्लैंड में प्रवासी भारतीय बहुत सारे हैं, और हिंदी स्पीकर तो उतने नहीं हैं, पर पंजाबी, गुजराती, बंगाली सभी वहाँ संपर्क भाषा के रूप में हिंदी चलती है। जी हाँ। और हर कोई चाहता है कि उनके बच्चों को हिंदी आनी चाहिए, क्योंकि हमारी संस्कृति उससे ही जुड़ी हुई है। जी। तो वहाँ पर बहुत से लोगों ने आरंभ किया रामायण से। जी। 1967 में जब मैं पहुँची तो मेरी मुलाकात कुछ लोगों से हुई जो लोग अपने भाषा, हिंदी भाषा को अपनी संस्कृति का धरोहर मान करके चल रहे थे। उन्होंने बच्चों के लिए घरों में स्कूल खोला, जिसमें हर व्यक्ति के यहाँ कोशिश करते थे कि 3-4 लोग आ जाएं। जी हाँ। पर बाद में 70 तक पहुँचते पहुँचते बहुत सारे मंदिर वहाँ पर बन गए। मंदिरों में हिंदी के शिक्षण शुरू हुए। बिल्कुल। और उस समय वहाँ पर कोई सिलेबस नहीं था और ना तो नेटवर्किंग थी। पर 90s के में जब नेटवर्किंग बनी है तो वहाँ पर बहुत से लोगों ने किताबें भी लिखी कि हिंदी कैसे पढ़ाई जाए। जी हाँ। और उसमें एक विशेष नाम आता है हमारे मित्र वेद मित्र का, जिन्होंने सबसे पहले हिंदी का सुचारू रूप से वहाँ पर। तो ये किस समय की बात है, किस साल की बात है? ये बात है 90s की। अच्छा जी। 91-92 जी हाँ। मित्र ने पर ये सिलेबस उन्होंने स्वयं बनाई थी और उनके स्कूल में 30-40 बच्चे आते थे और बहुत अच्छा चल रहा था।
पर युग बदलता है, समय बदलता है, शिक्षण पद्धति बदलती है, वहाँ पर पद्धतियाँ भी बदली हैं। आजकल के बच्चे जो हैं हिंदी में बहुत रुचि नहीं ले पाते हैं जी। पर पेरेंट्स, उनके माता पिता ज़रूर चाहते हैं कि वो हिंदी पढ़ें। और 90 के दशक में हम लोगों ने वहाँ पर मंदिरों में जब शुरू किया जी, तो वेद मित्र की पुस्तक हमारी आधार हुआ करती थी। पर बाद में हमने सोचा कि ये पुस्तक तो एक ट्रेडिशनल हिंदी पढ़ाने वालों के लिए है। उसके बाद उसमें बहुत सारे परिवर्तन हुए और हिंदी समिति ने अपने हिंदी क्लासेस शुरू किए जी, जिसमें आजकल सुरेखा चोपड़ा जो हैं वो काफ़ी काम कर रही हैं उसमें जी। और उन्होंने विश्व अपनी जो यूके हिंदी समिति है जी, उसमें के लिए अपना सिलेबस बनाया। उसमें 600 के करीब स्टूडेंट्स भाग लेते हैं एग्जामिनेशन में। पर आपने जो प्रश्न किया है जी, वो ये है कि हम रुचि बच्चों में कैसे बढ़ाएं। बिल्कुल, हाँ। तो उसका बहुत बड़ा चैलेंज ये है उसमें कि आज के वक्त में बच्चों को टेक्नोलॉजी में ज़्यादा इंटरेस्ट है जी। और माता पिता भी चाहते हैं बच्चे किसी ना किसी तरह से अपनी टेक्नोलॉजिकल और जो आज की भाषा है, मुख्य भाषा है विदेशों में और देश में भी हमारे चल रही है, एक प्रभु भाषा के नाम से अंग्रेजी आ गई है, जो हर माता पिता चाहता है बच्चा पढ़े, क्योंकि वो सोचते हैं कि यही इंस्ट्रूमेंट है, ये एक ऐसी औजार है जिसके द्वारा वो सफलता जीवन में प्राप्त कर सकते हैं जी। परंतु अपनी संस्कृति और शिक्षा को बचाए रखने के लिए जी। हम जो कोशिश कर रहे हैं विदेशों में प्रवासी भारतीय, वो ये है कि वहाँ पर पहले से कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में हिंदी की एग्ज़ाम्स होते थे, पर उसने पढ़ाते भी थे वहाँ पर, अब पढ़ाना ख़त्म हो गया है जी। पर अभी भी वो इंस्टीट्यूशन है। सुरेखा चोपड़ा जो हैं उनकी हिंदी समिति, यूके हिंदी समिति का जो स्कूल है उसमें उन्होंने अपने खुद के सिलेबस बनाया है जी। और पढ़ाने का तरीका उनका बहुत अच्छा है जी। वो ये है कि वो बच्चों को खेल खेल में सिखाती हैं। अच्छा। खेल है, ड्रामा है जी। और प्रैक्टिकल गेम्स होते हैं स्पीच के द्वारा जी हाँ, और त्योहारों में के द्वारा लाइव ढंग से सिखाती हैं। जैसे मैं अगर आपको एक एग्जांपल दूं तो साल में उनका एक प्रोग्राम होता है जी कि जिसमें गेम्स होते हैं, जिसमें वो छात्र हर 6 से लेकर के 5-6 साल से लेकर के बुजुर्ग तक हैं जी हाँ, पर उन्हें गेम्स जो है वो स्टेशन पे अंडरग्राउंड स्टेशन पे ले जाएंगे, जैसे पेडिंगटन स्टेशन है, वहाँ पर वो एक रात पहले जाकर के कुछ ऐसे एरोज बना देती हैं जहाँ टीम उनकी बन जाती है, टीम 2-2, 3-3 की टीम में, और उनको वहाँ पर कार्ड्स मिलते हैं। अच्छा। जैसे भूल भुलैया तरीके का नहीं होता है, उसी तरह से कार्ड्स मिलते हैं उन्हें, ट्रेजर हंट की तरह से ट्रेजर हंट की तरह से उनको क्लूज ढूंढने पड़ते हैं। आपस में डिस्कशन 4-4, 5-5 बच्चों का ग्रुप है जो आपस में बात करते हुए और सारी चीज़ें हिंदी में ही करनी है उनको। और एक लीडर होता है जो सबको सुनता रहता है और अगर अंग्रेजी में उन्होंने बात करी तो माइनस पॉइंट मिल जाता है जी। तो इस तरह से एक तो गेम हो गया जी। अच्छा, दूसरा क्लास में जब वो सिखाते हैं तो उसमें भी पजल्स होते हैं। हिंदी के पजल्स आजकल तो बहुत पॉपुलर हो गए हैं, टीचर्स शिक्षक खुद भी बनाते हैं जी। जैसे छोटे छोटे लेबल्स हैं। आप यूँ समझिए, आज हम खाने में आलू के पराठे खाएंगे जी। तो इनके कार्ड्स अलग अलग छोटे छोटे आलू के, पराठे के
और कार्ड बने हैं जिनको लगा करके उन्हें सेंटेंस बनाना अच्छा 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 हाँ हाँ ये हाँ। बड़े और छोटे बच्चे सभी करते हैं। अच्छा। और फिर उसके बाद जब उन्होंने सेंटेंस बना लिया तो उसको शफल करके वो दिखाते हैं ये क्या है ये क्या है। जी हाँ जी हाँ जी हाँ। एक तो ये गेम हो गया जी। और दूसरा वो करते हैं कि एक डिबेट भी रखते हैं। डिबेट में बच्चों को कुछ टॉपिक्स दिए जाते हैं जी। कि बड़े होकर के तुम क्या बनोगे, या अगर तुम एक्टर बनना चाहते तो क्या करोगे जी। और इस तरह से उनके स्पीच कंपटीशन होते हैं जिसमें 5 एग्जामिनर्स होते हैं जो उनको नंबर देते हैं। ये डिबेट लिखित भी होता है। डिबेट तो खैर उनको हर बच्चे को आकर बोलना। इससे पहले निबंध उनको ऐसे का एग्ज़ाम होता है जी हाँ। उसमें जो बच्चे आते हैं वो डिबेट में भी पार्ट लेते हैं और उनमें से 10 बच्चों का चुनाव होता है जिसमें बेस्ट उनको जिनको नंबर मिले होते हैं उनको भारत का टिकट मिलता है। राइट। एक तो ये हो गया। तीसरा त्योहारों पर वो ड्रामा खेलते हैं जैसे होली पर ध्रुव प्रहलाद का ड्रामा। तो उसमें नाटक के द्वारा हम ये सोचते हैं कि नाटक के द्वारा बच्चों को अभिनय करना होता है। अभिनय से उनको अभिव्यक्ति आती है। अभिव्यक्ति के कारण जो है उनको सेंटेंसेस भी याद करने होते हैं। तो इस तरह से नाटक के द्वारा होता है। अच्छा तीसरा तो एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। छोटा सा गाना लगाते हैं फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। के लिफाफे में तेरा खत है जानिया, वो तेरा खत है जानिया। ना चीज ने कैसे पाली किस्मत ये जानिया वे। ओ मेरे दिल के लिफाफे में तेरा खत है जानिया, तेरा खत है जानिया। ना चीज ने कैसे पाली जन्नत ये जानिया वे। तू नज़्म नज़्म सा मेरे, तू नज़्म नज़्म सा मेरे होठों पे ठहर जा। तू नज़्म नज़्म सा मेरे होठों पे ठहर जा। मैं ख्वाब ख्वाब सा तेरी आँखों में जागू रे। तू इश्क इश्क सा मेरे रूह में आके बस जा। जिस ओर तेरी शहनाई उस ओर मैं भागू रे। कोशिशा मैं करी है, कोशिशा मैं करी है तुझको भूल न पाऊं। हाथ थाम ले पिया करते हैं वादा, अब से तू आरज़ू आरज़ू तू ही है इरादा। मेरा नाम ले पिया मैं तेरी रुबाई, तेरे ही तो पीछे पीछे बरसात आई, बरसात आई। तू इतरे सांसों में बिखर जा। मैं फकीर तेरे गुर्बत का तुझसे तू मांगू रे। तू इश्क इश्क सा मेरे रूह में आके बस जा। जिस ओर तेरी शहनाई उस ओर मैं भागू रे।
जी हाँ शैला जी। तो श्रोताओं, जैसा हम की हिंदी के समस्याओं पर, चुनौतियों पर बात कर रहे थे, हिंदी हमारी सभ्यता, संस्कृति, पहचान व अस्मिता है। यदि हमने हिंदी का सम्मोहन आज की प्रवासी पीढ़ी में नहीं दिया तो उनका आग्रह अपने पूर्वजों के देश, भाषा, साहित्य के प्रति समाप्त हो जाएगा। उषा जी, आपने अपनी पुस्तक में एक चिंता व्यक्त की थी कि आपकी मातृभाषा, हमारी मातृभाषा हाशिए पर सरकती जा रही है। हमारे बच्चे हिंदी की धरोहर से वंचित होते जा रहे हैं। तो हिंदी भाषा बहुभाषीय भारतीय भाषा ही नहीं है, बल्कि पाकिस्तान, बांग्लादेश व अन्य देशों के प्रवासी भारतीयों को मैत्री, प्रेम भाव व एकता के सूत्र में बांधती है। तो आश्रिताओं, परिवर्तन को समाहित करते हुए, क्योंकि आपके बच्चे जो हैं उनको हम चाहते हैं कि उनमें हिंदी सीखने की प्रवृत्ति हो, उनको हिंदी सीखने की का उत्साह हो, इसी आशय से आज हम ये वार्ता कर रहे हैं। परिवर्तन को समाहित करते हुए अपनी जड़ों से जुड़े रहना पीढ़ियों के बीच सबसे आवश्यक सेतु बंधु है हमारे बच्चों के बीच में। और यही है विरासत, यही है परंपरा, यही है हमारे संस्कार। और हमारा सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो है वो है नई पीढ़ी को हिंदी के प्रति आकर्षित करने का। और इसी के लिए जो उनके उषा जी के जो व्यूज़ हैं, इसीलिए हम उनका स्वागत आज कर रहे हैं। तो हमें श्रोताओं और उषा जी, आवश्यकता एक ऐसे वातावरण की है जिसमें हिंदी पढ़ना लिखना एक गर्व का विषय बन जाए। जी, हमारी संस्कृति जो है वो भाषा से जुड़ी होती है। जी, तो आप जो भी करेंगे जी, अगर आप दो भाषा के दो प्रारूप होते हैं, एक तो लिपि होती है जी, एक बोलचाल की होती है जी, हाँ, है ना। तो बोलचाल की भाषा जो है हम फिल्मों से, डांस से, ड्रामा से, आर्ट से, खेल कूद से, हर तरह से सिखा सकते हैं जी। लिखने की जो बात होती है जी, आज लेखन जो है वो एक परंपरा सी लिखने की टूटती जा रही है जी, क्योंकि कंप्यूटर पे है, फोन पे है, सभी जगह है। बिल्कुल। और आप को कोई भी भाषा आती हो, उस अगर आपको रोमन भाषा आती है तो आप रोमन में लिखिए और हिंदी में ट्रांसक्राइब कर देती है जी, हाँ। तो ये बड़ी आसानी हो गई है लोगों को। मेरा अपना पोता है, तो वो मुझे, हम हॉलीडेज पे बाली गए थे जी, तो मैंने उससे कहा तू मेरे साथ, अंग्रेज है वो जी, उसकी माँ अंग्रेज है, तो उसने कहा कि ग्रैंडमा आप तो यू डिडंट टेक मी इनटू एन एक्सकर्शन, सो आई सेड टू हिम ओके आई विल टेक यू, बट अ वेरी रोमांटिक प्लेस, यू चूज इट। तो हम दोनों गए वहाँ पर। I became his girlfriend and he became my boyfriend. अच्छा। तो हमने शुरू किया वहाँ से कि तुम मेरे लड़के दोस्त हो, मैं तुम्हारी लड़की दोस्त हूँ। बिल्कुल। तो कहने लगा तुम मेरी beloved हो, तो मैंने कहा मैं तुम्हारी प्रेमिका हूँ। तो कहने लगा तुम हमारी प्रेमिका हो, मैंने कहा आप हमारी प्रेमिका हैं। तो मैंने कहा कि और बोलो। उसने फटाक से अपना फोन निकाला और जो भी कहना चाहता ट्रांसलेशन कर दिया। मेरे को बोल, मगर इस ट्रिप में जो हम गए तो उसको बहुत सारे शब्द आ गए, लिखने में उसको रुचि नहीं है जी। तो लेखन के बगैर जो अगर हम लिखते नहीं हैं और हमें इतनी फैसिलिटी मिल गई है जी, तो लेखन की इतनी आवश्यकता मुझे तो लगती नहीं है। अगर आप ट्रांसक्राइब कर लें तो भाषा का सीखना जरूरी है। और भाषा तो आप नृत्य से, डांस से, ड्रामा से, हर तरह से सीखते हैं। और यही वहाँ पर हो रहा है इंग्लैंड में। बच्चों को, जैसा कि मैंने पहले बताया, क्लिप दिखाते हैं, फिर उसके बाद उसका ड्रामा करते हैं, डायलॉग्स लिखते हैं। ये एक तरह से प्रोजेक्ट बन जाता है। बिल्कुल। प्रोजेक्ट को लेकर के सीखते हैं। तो अगर आप प्रोजेक्ट किसी भी चीज का, टेलरिंग का ले लें, जिसको बच्चे को कपड़ों का शौक है जी, तो उनको कपड़ों को काटना छांटना जब आप हिंदी में बोलेंगे जी,
और लिपि की भी बात तो ये है, लिपि बहुत मुश्किल है सीखनी बच्चों को आजकल। अंग्रेजी की लिपि ही उनको जो है वो टाइप करते हैं, हाथ से तो लिखते नहीं है। जी हाँ। तो मगर हम लोग लेखन भी सिखाते हैं, लिखने का ट्रेसिंग कर सकते हैं शुरू में जब बच्चों को नहीं आता है, छोटे बच्चों को। और बड़ों को तो जिनको रुचि होती है वो तो मेहनत करते हैं। हाँ। और बाकी बच्चे खेल खेल में सीखते हैं। तो पारिवारिक पिकनिक में जाना, उसमें गेम खेलना। उषा जी, एक मुझे बहुत ही जो चिंता और समस्या लगती है कि अभी तक प्रवासी भारतीयों में कोई अधिक लेखक नहीं बने हैं। आपकी तरह से लेखक बहुत ही कम हैं। और जो प्रवासी उन्हें नहीं कहते हैं, जो हमारी आगे वाली जनरेशन है, वहाँ से हिंदी के लेखक किस तरह से प्रोड्यूस हो सकते हैं? हाँ, देखिए अभी भी ये चिंता की बहुत बड़ा चिंता का विषय है। मगर इसमें हम क्या कर सकते हैं ये तो मुश्किल है कहना। जी, हम कुछ करेंगे ज़रूर, मगर जो आप देखते हैं राइटर्स बाहर लिख रहे हैं जी, वो सब प्रवासी भारतीय हैं, यानी पहली जनरेशन। आपकी तरह मेरी तरह है वो। हाँ, सभी आज भी जो 17, 18, 20, 25 साल के लोगों को देख रहे हैं, वो सब भारत से पढ़ के आए हैं। यहाँ से प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं हम। बहुत कोशिशें हुई हैं उनके लिए, और पुरस्कार भी हैं, और उनको यात्राएं भी कराते हैं। पर छोटी मोटी कहानियाँ तो लिख लेते हैं वो। कविता में अभी तक तो बच्चे नहीं आए हैं, नहीं, बिल्कुल छोटे छोटे। तो उसके लिए माता पिता कोशिश करें। माता पिता स्वयं बहुत बिजी हो गए हैं आजकल। और जज्बात, ये तो जज्बात की बात होती है, पैशन की बात होती है। पैशन की, बिल्कुल। तो मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई हैं जिससे कि वहाँ पर कोशिशें हो रही हैं। हालांकि बच्चे 600 और 800 और कॉन्टिनेंट में ब्रिटिश कॉन्टिनेंट यूरोप में भी स्कूल बच्चे परीक्षाओं में साथ आते हैं, बैठते हैं परीक्षाओं में। और उनमें से जैसा मैंने बताया कि एक ही तरीका है, उनको या तो जॉब मिल जाए, हिंदी में रेडियो स्टेशन बने, और वहाँ पर भी हम बुजुर्ग ही हैं। देखिए यहाँ पर भी राजेश जी हैं, और पहले जनरेशन के लोग हैं, दूसरे जनरेशन के लोग जापान वगैरह में हैं। जापान में उनके मतलब जापानीज जो हैं उन्होंने हिंदी सीखी है, उनकी प्रवृत्ति है हिंदी सीखने की और भारत आने की। यात्रा बहुत बड़ी चीज़ है, बिल्कुल, यात्राओं के द्वारा वो। बिल्कुल। तो जैसे कि फिजी, मॉरिशस, कैरिबियन आइलैंड में, वहाँ पे तो कई जनरेशन से भारतीय रह रहे हैं, लेकिन वहाँ से भी किसी विशिष्ट लेखक, लेखिका या कवि का जन्म नहीं हुआ है। नहीं, वो जो भी वहाँ से लिख रहे हैं वो भारत से आए हुए हैं। मैं जानती हूँ रामायण का प्रचार वहाँ पर बहुत ज्यादा, वो भी भारत के लोग कर रहे हैं। गाने जरूर वहाँ के जनरेशन, नई जनरेशन गाती है। कनाडा में भी गाती है और इंग्लैंड में भी गाते हैं, पर उन गानों को रोमन में लिख करके वो गाते हैं। लेकिन वहाँ हिंदी का स्तर भी वो नहीं है जो कि हम और आप चाहते हैं। नहीं, हिंदी कोई भी भाषा परिवर्तन होता रहता, भाषाओं में भी। जैसे हर चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। भाषा में परिवर्तन। हिंदुस्तान की भाषा बहुत आगे बढ़ी है, वो खड़ी बोली बनी है। वो लोग भोजपुरी अभी भी बोलते हैं। तो खड़ी बोली जो लोग आना जाना जिनका हिंदुस्तान से होता है वो तो खड़ी बोली सीख जाते हैं, बाकी लोग तो भोजपुरी सीखते हैं। आपके इंग्लैंड में एक बहुत ही अच्छी स्कीम जो मुझे लगा हम लोग यहाँ भी कर सकते हैं, वो थी कि आप बच्चों को किसी कंपटीशन के थ्रू भारत ले जाते हैं, भारत भ्रमण के लिए ले जाते हैं, और इससे उनका और भी ज्यादा उनको इंसेंटिव मिलता है। ये मैंने पहले आपको बताया है कि ये वहाँ पर कई स्कूल्स हैं और सारे वीकेंड के स्कूल हैं। सरकार नहीं मदद करती है इसमें। यूरोप के भी बच्चे 2 इंस्टीट्यूशन हैं, एक तो है जिसका यूके हिंदी समिति नाम है, वो चलाती है, और दूसरे का नाम है इंदु बारोद चलाती हैं, उसका नाम है गुरुकुल। 2 इंस्टीट्यूशन हैं। ये सारे इंस्टीट्यूशन
हिंदी समिति से जुड़े हुए हैं जी। और यूरोप में आपको बताएं कि वहाँ पर यूरोप में आपको बोस्निया है और रोमानिया है, इन जगहों से भी बच्चे एग्जाम देते हैं, पर इनका एग्जामिनेशन जो है इंटरनेट के थ्रू होता है। बिल्कुल एग्जाम, और वो भी बच्चे चुनाव में इसमें आते हैं, उन 10 बच्चों में जो भारत जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा इंसेंटिव है कि बच्चे भारत भ्रमण के लिए, पर उससे पहले उनको बहुत काम करना होता है, मतलब ड्रामा, स्पीच, डिबेट इनमें भाग लेते हैं, और उसके बाद इनका सिलेक्शन होता है, और इसके लिए बच्चे बहुत कोशिश करते हैं। जी हाँ, यतीन्द्र जी ने पूछा है, कैन यू प्लीज आस्क उषा जी हाउ द न्यू वॉइस ट्रांसलेशन एप्स विल हेल्प टू गेट न्यू जनरेशन एंगेज्ड? That is the only apps and Google are the जी, और बहुत से टेक्नोलॉजी में तो हूँ नहीं, पर टेक्निकल बहुत से टेक्नोलॉजिकल एप्स वगैरह हैं जिनके थ्रू बच्चे सीख सकते हैं, और एक वेबसाइट भी है जिसपे हिंदी समिति से बच्चे जुड़ सकते हैं। मैं बताती हूँ जी, एक सेकेंड। जब आप ढूंढ रही हैं तो मैं भी श्रोताओं को बताना चाहूँगी और आपको कि चाहे जितने भी वीकेंड स्कूल चले, हमारे यहाँ बहुत सारे, जैसे आपने कहा है उसी तरह से 90 से हमारे यहाँ वीकेंड स्कूल चल रहे हैं, लेकिन और कितने हमारे भारतीय समुदाय हैं जो निश्चल रूप से हिंदी सिखाने को उत्सुक भी हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में हिंदी विद्यालयों की स्थिति दयनीय है। सभी जगह है। देखिए, भाषा जो है, भाषा पर क्या कहा जाए, सभी प्रभु भाषा जो हमारी अंग्रेजी भाषा है जी, वो सब अन्य भाषाओं को लेती जा रही है। पढ़ने पढ़ाने में बच्चों की रुचि नहीं है, टेक्नोलॉजिकल में है। तो उषा जी, हम थोड़ा छोटा सा ब्रेक लेंगे और फिर उसके बाद आपको फिर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू। वर्क, होम, किड्स, oh, life is so busy. Where is the time to cook? With Curry Master's complete curry mix, it's ready to cook with 3 simple steps and the curry is ready. It's so easy. They have huge variety to choose from. Their vegan butter chicken and Thai tofu curry is a big hit. Available at all Indian grocery stores. Thank God it's available at all Indian grocery stores. ये था हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर का संदेश। ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। एक चीज कयामत भी है, लोगों से सुना करते थे, तुम्हें देख के मैंने माना, वो ठीक कहा करते थे, वो ठीक कहा करते थे। है चाल में तेरी जालिम कुछ ऐसी बला का जादू, 100 बार संभाला दिल को पर हो के रहा बेकाबू। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। ये
चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। हर सुबह किरण की लाली है रंग तेरे गालों का, हर शाम की चादर काली साया है तेरे बालों का। हर सुबह किरण की लाली है रंग तेरे गालों का, हर शाम की चादर काली साया है तेरे बालों का, साया है तेरे बालों का। तू बल खाती एक नदिया, हर मौज तेरी अंगड़ाई, जो इन मौजों में डूबा उसने ही दुनिया पाई। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। मैं खोज में हूँ मंजिल की, और मंजिल पास है मेरे, मुखड़े से हटा दो आंचल, हो जाए दूर अंधेरे, हो जाए दूर अंधेरे। माना कि ये जलवे तेरे कर देंगे मुझे दीवाना, जी भर के जरा मैं देखूं अंदाज तेरा मस्ताना। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। तारीफ करूं क्या यहाँ आए हुए 50 वर्ष से भी अधिक हो चुके हैं, लेकिन अभी तक हिंदी साहित्य का कोई विशिष्ट रूप नहीं बन पाया है। जैसा कि इंग्लैंड में 90 के दशक से आरंभ हुआ था, और आप भी पूरी क्षमता व लगन के साथ इस दिशा में कार्यरत हुई थी। मुझे ये लगता है कि आपके यहाँ जो आपको अवसर था, आपको जो एडवांटेज था, वो ये था कि आपके यहाँ ऑलरेडी काफ़ी कुछ हिंदी का काम हो रहा था, क्योंकि डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन 50s में, ये मुझे ताज्जुब हुआ सुनकर कि हिंदी की रिसर्च करने के लिए कैम्ब्रिज गए थे। जी, वहाँ पर एक्चुअली ये तो उसके औपनिवेशिक सभ्यता की बात है जी, कि जब इंडिया एम्पायर में था तो अंग्रेज बहुत सारे हमारे किताबें वगैरह वहाँ ले गए थे जी। तो पुरानी चीज़ों पर जो रिसर्च करनी थी, उसके लिए वहाँ पर इंडिया हाउस लाइब्रेरी है, जहाँ पर पुरानी से पुरानी किताबें आपको मिल जाएंगी संस्कृत में, सभी जगह। और वहाँ की मेंबरशिप बहुत ज़रूरी है। मेरे अपने ग्रैंडफादर की 150 की किताबें हैं वहाँ पर, रविन्द्रनाथ टैगोर की, और पुरानी जो, मगर वो हैं पहाड़ों पर कहीं रखी हूँ, उनके लिए ऑर्डर करना पड़ता है, आपको मेंबर बनना पड़ता है। तो रिसर्च स्कॉलर तो वहाँ इस तरह से करते हैं। पर यंग बच्चों, हम बात जो कर रहे थे यंग बच्चों का कर रहे थे, यंग बच्चों की पहली तो उनकी अपनी रुचि होती है, मारे बांधे से नहीं होता है। जी हाँ। और दूसरा ये है कि
यात्राएं सबसे ज़रूरी चीज़ हैं जी। या अगर माँ बाप उन्हें यात्राओं पर ले जाते हैं जी। और आपकी कोई संस्था यहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति हो या बिजनेसमैन हो जो पुरस्कार देते हों जी बच्चों को। इंग्लैंड में बहुत सारे बिजनेसमैन हैं जो टिकट अवार्ड में देते हैं हिंदुस्तान का ट्रैवल करने के लिए। आपने भी 2 टिकट दिए थे? जी हाँ, मैंने शुरू में 3 साल तक दिए। उसके बाद बहुत से लोग आ गए जिन्होंने कहा कि अरे उषा राजे दे सकती हैं तो हम भी दे सकते हैं। तो बड़े बड़े बिजनेसमैन ने 10-12 टिकट दिए और अभी भी देते आ रहे हैं जी। तो ये बहुत बड़ी रिवार्ड है, पर इसमें जाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। जिन बच्चों को शौक होता है वो शुरू से स्कूल जाते हैं, माँ बाप उन्हें सपोर्ट करते हैं और घर का एनवायरनमेंट बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। जब तक घर में नहीं बोली जाएगी, बच्चे तो बच्चे हैं, बिल्कुल उनको तो नहीं पता होता है क्या करना है। उनको जो फैसिलिटी मिलती है उसमें वर्क करते हैं। बिल्कुल। तो ड्रामा है, स्पीच है, डिबेट है, बिल्कुल ये चीजें अगर इंस्टीट्यूशन कराती हैं, उनको कोई प्रलोभन देती हैं तो बच्चे आएंगे जरूर आएंगे। दूसरी चीज मुझे ये लगता है कि हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है कि हमें भारत सरकार से किसी भी तरह का कोई भी सहायता नहीं मिली है। और जैसे कि हम हो सकता आपके यहाँ लक्ष्मी मल सिंघवी जो थे वो वहाँ के राजदूत थे, तो उन्होंने अपने कार्यकाल में इतना कुछ हिंदी को बढ़ावा दिया था कि मुझे ताज्जुब हुआ ये जानकर। अनिल शर्मा वहाँ पे बहुत दिनों तक हाई कमीशन में फर्स्ट सेक्रेटरी के रूप में हिंदी फर्स्ट सेक्रेटरी नहीं थे लेकिन हिंदी जी हाँ, तो हिंदी के लिए उनकी अलग से नियुक्ति हुई थी। नहीं, उनसे पहले सरोज थी, बहुत पहले से वहाँ पर हिंदी अधिकारी का पोस्ट था। अच्छा। पर जो लोग आते थे वो बस लिस्ट बनाते थे। डायनेमिक लोग बहुत कम है। जब लक्ष्मीमल सिंघवी आए, उनके साथ जो उनके सेक्रेटरी थे उनका नाम मुझे भूल रहा है, अब तो डेथ हो गई उनकी। ही वॉज वेरी वो हनुमान जी की तरह से थे। अच्छा। उनके लिए लक्ष्मीमल सिंघवी जो है रामचंद्र थे, वो हनुमान जी की तरह से। तो उन्होंने बहुत काम किया और हम लोगों को भी बढ़ावा उन्होंने दिया। दोनों ही सभा सोसाइटी में आते थे, हिंदी बोलते थे। मगर ये है कि अपने यहाँ औपनिवेशिक और अंग्रेजी का इतना जोर है, इतना भार है कि सभी भाषाओं को वो निगलती जा रही है। जी हाँ। तो यही हो रहा है हर देश में, मगर कोशिशें जारी रहेंगी और हम करते रहेंगे कुछ ना कुछ बच्चों को प्रलोभन दे करके, रिवार्ड दे करके, यात्राओं से। और स्कूल तो हमारे आप जैसे जज्बाती लोग आते रहते हैं भारत से ही आए हुए। एक्चुअली एक चीज़ चलते चलते मैं बता दूं, सिलेबस का बहुत इम्पोर्टेंस होता है। बिल्कुल। तो सिलेबस जो पहले था वहाँ पर, वो राम नहाने नदी में जा रहा है, इस तरह से। अब हम लोगों ने जो वहाँ सिलेबस बनाया है, जो वहाँ वो स्कूल में पढ़ते हैं, उसी को लेकर के सिलेबस बनाया है। स्कूल की भी बैकिंग हो जाती है और हिंदी भी आ जाती है। जी हाँ। और स्कूलों में भी प्रोजेक्ट बनते हैं इंडिया के ऊपर, और सभी बच्चों, तो वो लोग ड्रामा, ड्रेस रिहर्सल, कुकिंग। कुकिंग इज अनदर थिंग जिससे बच्चे सीख सकते हैं, उनको इंटरेस्ट आ जाता है। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्रियात्मक होना चाहिए। बिल्कुल। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो वीकेंड में क्लासेस लगते हैं उन सब में कुछ न कुछ तो समानता होनी चाहिए कि सारे लोग एक ही तरह के सिलेबस से पढ़ाएं। ये बहुत ज़रूरी है। सिलेबस अभी तक जो है वारदा यूनिवर्सिटी है जो एडल्ट्स के लिए, बच्चों के लिए नहीं, बहुत कोशिशें की गई हैं। आगरा हिंदी संस्थान जिसने मुझे पुरस्कार दिया था, उनका 5 लाख रुपए का, क्योंकि मैंने काफ़ी काम किया था उनके लिए। तो वहाँ पर भी कोशिश हो रही है, मगर सिलेबस आज तक एक नहीं हो पाया है। बताइए। हम लोगों का यही सबसे बड़ा है। अगर वो सिलेबस आपको मिले, हम सब मिल करके, जैसे यूरोप के लोग मिल गए हैं इंग्लैंड के साथ, तो वहाँ काम चल रहा है। और वहाँ पर सिलेबस भी एक
बिल्कुल। तो हिंदी शिक्षकों के प्रशिक्षण के क्षेत्र में बहुत कुछ काम अभी बाकी है। कुछ काम बाकी है। और जो भारत से शिक्षक यहाँ आते हैं जी, वो स्कॉलर होते हैं। यहाँ स्कॉलर ना तो यूनिवर्सिटी में चाहिए जी, ना हमें बच्चों के लिए चाहिए, हमें ऑर्डिनरी बोल चाल वाली, एक्शन वाली। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरी आपके पास एडवांटेज जो है वो है बीबीसी का बहुत बड़ा हिंदी का सेक्शन है। ठीक है, अब तो बंद हो चुका है, वो बंद हो चुका है। अच्छा हाँ, अच्छा। हाँ। अब तो बहुत छोटा सिमट। हाँ, हिंदी की हर चीज सिमटी है। तो राजेश जी छोटा सा एक ब्रेक लेते हैं। तो जी हाँ, ब्रेक तो हम समापन पे आ जाएंगे। हाँ जी। तो हमने आज एक प्रश्न पूछा था, तो प्रश्न का ये था कि ये हम 2 टिकट दे रहे थे परिजतम का, जो कि 11 फरवरी 2023 को है, बैंक्सटाउन आर्ट सेंटर में। शो है 3:30 बजे और 6 बजे। और हमारा गाना जो था वो ये था, जी हाँ। और काफ़ी लोगों ने दिए हैं सही जवाब। और एक ड्रॉ निकालते हैं। ड्रॉ में नाम निकला है ये राजीव निगम जी हैं। तो राजीव निगम जी, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और हम आपको कर लेंगे कांटेक्ट। आपने अपना फ़ोन नंबर भी भेजा हुआ है, तो हम करके आपको ये प्राइस भेज देंगे। तो अच्छा लगता है। बहुत आपको शुभकामनाएं और आपको कंग्रेचुलेशंस। हाँ जी। और जी हाँ, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे काफ़ी लोग सुन रहे हैं प्रोग्राम। तो ये हेमलता जी पुरोहित जी हैं, वो धन्यवाद भी लिखा है। और यज्ञेंद्र गुप्ता जी कह रहे हैं गुड स्टार्ट ऑफ द प्रोग्राम, गुप्ता जी धन्यवाद। प्रदीप जी लिख रहे हैं विस्तृत समाचार, शिक्षाप्रद विचार और मधुर भजन। पूनम जी कह रही हैं नाइस भजन, एंजॉय कर रही हैं। प्रदीप उपाध्याय जी लिखते हैं पिछले साप्ताहिक कार्यक्रम में भी संजीव ओपी नैयर पर एक विशेष कार्यक्रम के बारे में बात कर रहे थे। सोचा नहीं था कि वह इच्छा एक सप्ताह के अंदर ही फलीभूत हो जाएगी। भारतीय सिनेमा के संगीत में स्वर्णकाल को ओपी नैयर ने एक नई दिशा दी है। जी हाँ प्रदीप जी। फिर ये प्रदीप जी लिख रहे हैं नेताजी को श्रद्धांजलि और ओपी नैयर की अच्छी जानकारी, अति मधुर गीत। पूनम जी लिखती हैं शैला जी थैंक्स फॉर गिविंग डिटेल्स इंटरेस्टिंग फैक्ट्स ऑन ओपी नैयर। गुप्ता जी ने लिखा हुआ है जुर्म का पिक्चर गाना। गुप्ता जी सही है, इसका नाम जुर्म ही है। पूनम जी लिखती हैं लाइव दिस मीनिंगफुल सॉन्ग, इट इज़ सच ऑल टाइम फेवरेट। राम दुबे जी लिखते हैं ओपी नैयर इंटरेस्टिंग लाइव, वेरी नाइस सिलेक्शन ऑफ सॉन्ग। गुप्ता जी लिखते हैं वेरी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन ऑन नेताजी एंड ओपी नैयर, गुड कम्युनिकेशन। फिर प्रदीप जी लिख रहे हैं ज्ञानवर्धक वार्तालाप उषा जी के साथ। तो चलिए इस तरह प्रोग्राम सुनते रहिएगा हर संडे को। तो हम लोग चलिए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और एक गज़ल की दुनिया में ले चलते हैं, या किसी और थोड़ा सा गाने को उस पर ले जाते हैं। हाँ।
शहर में तुम जैसे, इस शहर में तुम जैसे दीवाने हजारों हैं, दीवाने हजारों हैं, इन आँखों की मस्ती के मस्ताने हजारों हैं, इन आँखों की मस्ती के। तो दुनिया में, कहने को तो दुनिया में मैं खाने हजारों हैं, मैं खाने हजारों हैं, इन आँखों की मस्ती के मस्ताने हजारों हैं, इन आँखों की मस्ती के। गाना बजा दिया। जी हम रोयान का, हालांकि आशा भोसले गाया हुआ है। हाँ, और एक अभी फरमाइश आई है, सुनील जी हैं वो, हाँ, उन्होंने मैसेज भेजा है कि वो गाना लगा दीजिए, चांदी जैसा रंग है तेरा। अरे तो चलिए सुनील जी हैं बैंक्सटाउन से हैं सुनील जी, तो चलिए आपके लगाए थे ये गाना। चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल, एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल। चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल, एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल। एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल। रास्ते से
तू गुजरे वो फूलों से भर जाए, जिस रास्ते से तू गुजरे वो फूलों से भर जाए, तेरे पैर की कोमल आहट सोते भाग जगाए, जो पत्थर छू ले गोरी तू वो हीरा बन जाए, तू जिसको मिल जाए वो, तू जिसको मिल जाए वो हो जाए माला माल, एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल। गाना था। Work, home, kids. Oh, life is so busy. Where is the time to cook? With Curry Master's complete curry mix, it's ready to cook with 3 simple steps and the curry is ready. It's so easy. They have huge variety to choose from. Their vegan butter chicken and Thai tofu curry is a big hit. Available at all Indian grocery stores. Thank God it's available at all Indian grocery stores. ये था हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर का संदेश। तो उषा जी, अब हमारा प्रोग्राम जो है वो समाप्त होने को है। आपका आखिरी जो संदेश है हमारे बच्चों के लिए वो क्या होगा? मेरा संदेश बच्चों को ये है कि बच्चों में माता पिता रुचि जगाएं, बिल्कुल, और स्वयं हिंदी बोलें, बच्चों को भी सिखाएं। और मेन चीज़ है, टीचर्स के लिए एक संदेश है कि स्कूल के सिलेबस से हिंदी का सिलेबस जो बच्चों को पढ़ाते हैं, जो पाठ्यक्रम वो स्कूल में पढ़ रहे हैं अपने मेन स्कूल में, उसी से लगता हुआ हिंदी का बनाए हैं, तो सिनोनिमस हो जाएगा दोनों एक दूसरे का, तो बच्चों को अधिक इंटरेस्ट आएगा, समझ में भी आएगा, और वो प्रैक्टिकल भी होगा और प्रैक्टिस भी हो जाएगी। माता पिता को संदेश ये है कि माता पिता घर में हिंदी बोलें जी, और बच्चे अंग्रेजी में जवाब देते हैं उनको कभी रिवार्ड दीजिए, कभी फटकार बताइए छोटी सी। तो ये बहुत अच्छी आपकी सलाह है उषा जी, आपको बहुत बहुत सहृदय धन्यवाद है हमारे कार्यक्रम में आने का। श्रोताओं, आपको धन्यवाद है कि आपने हमारा कार्यक्रम सुना है। और राजेश जी अब एक बहुत ही अच्छा ओपी नैयर का ही गाना छोड़कर आपके लिए जाएंगे, तो आपसे फिर हमारी मुलाकात होगी अगले रविवार को 9 बजे। नमस्कार श्रोताओं, धन्यवाद राजेश जी, शैल जी, मुझे निमंत्रित करने को। चलिए दोस्तों, आपने हमारा साथ दिया संडे को, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और आशा है आपसे अगले सप्ताह फिर मुलाकात होगी संडे को। और इसके बाद नमस्कार। नमस्कार। You have been listening to The Hindi Show. Join us next Sunday to contribute and provide feedback on anything you heard today. Contact us on feedback@darpanradio.org.au. आप सुन रहे थे हिंदी कार्यक्रम। हमें हर रविवार सुनिए सुबह 9 बजे से। अपने विचार भेजिए आज के कार्यक्रम के बारे में। ईमेल कीजिए feedback@darpanradio.org.au। आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना